गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे दुष्यंत कुमार को। पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र का घर की याद। और आज अपन पढ़ेंगे दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार एक गजल कवि हैं। दुष्यंत कुमार एक गजल कवि हैं। उन्होंने उर्दू की विधा को हिंदी के अंदर प्रतिष्ठापित किया है। दुष्यंत कुमार, इनका जन्म होता है 1933 में राजापुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश के अंदर, और इनकी मृत्यु होती है सन 1975 के अंदर। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में, साये में धूप, जलते हुए वन का बसंत इनकी क्या है ग्रंथ है। जलते हुए वन का बसंत इनकी काव्य ग्रंथ है। एक कंठ विश्वपाई इनका गीति नाट्य है। और इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। उन उपन्यासों के अंदर हैं छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी इनके क्या है उपन्यास है। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहां की साहित्यिक संस्था परिमल की काव्य गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। परिमल क्या है कि जो साहित्यिक जो कवि थे उनकी एक संस्था थी, एक साहित्यिक संस्था थी, कवियों की एक संस्था थी। उसके अंदर बैठकर कवि क्या है काव्य गोष्ठियां करते थे और उसे नाम दे दिया था परिमल का। और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र, और एक समाचार पत्र था नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए उन्होंने आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अपनी आजीविका, अपना खर्चा चलाने के लिए उन्होंने आकाशवाणी में काम किया और उसके बाद में मध्य प्रदेश राजभाषा विभाग में भी काम किया। अल्प आयु में यानी छोटी उम्र में इनका देहावसान हो गया, किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं है। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। गजल एक उर्दू की विधा है। गजल है जो उर्दू के अंदर बोली जाती है, उर्दू के अंदर पढ़ी जाती है। गजल उर्दू की विधा है, उसे हिंदी में प्रतिष्ठापित करने का कार्य दुष्यंत कुमार ने ही किया। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विश्वपाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण एवं बहु प्रशंसित कृति है। यहाँ दुष्यंत की जो गजल दी गई है उनके गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है। यहाँ की अपने बुक में जो भी गजल दी गई है वो इनके जो संग्रह है साये में धूप उससे ली गई है। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, लेकिन यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी कर्म व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीजें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना की शक्ल देती हैं। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर्वत के स्वर पर मिजाज का निर्वाह, अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है, उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गजल एक खास मनस्थिति में लिखी जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत कुमार की यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। उनके साये के धूप में एक गजल है
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इनकी साये में धूप के अंदर से ये गजल ली गई है। अब अपने जो बुक्स में जो गजलें दी गई है वो, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। मैसर का अर्थ होता है उपलब्ध, मैसर का अर्थ होता है उपलब्ध। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, हर एक यानी प्रत्येक घर के लिए, और चिरागा यानी दीपक, यानी कि जो पहले तय था कि दीपक हर एक घर के अंदर जलेगा, कहाँ चिरागा मैसर नहीं शहर के लिए। लेकिन अब तो जो दीपक है वो शहर के लिए भी उपलब्ध नहीं है, तो घर में कहाँ से उपलब्ध होगा। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। इसके अंदर दुष्यंत कुमार ने कहा है कि जो पहले तय था कि प्रत्येक घर के अंदर दीपक जलेगा, दुष्यंत कुमार कह रहे हैं कि पहले ये तय था कि प्रत्येक घर के अंदर दीपक जलेगा, लेकिन अब जो दीपक है प्रत्येक घर को छोड़कर शहर के लिए भी उपलब्ध नहीं है। इस गजल का अर्थ यह है कि जब स्वतंत्रता से पूर्व, जब भारत देश स्वतंत्र हुआ उससे पूर्व यह तय हुआ था कि प्रत्येक घर, यानी देश की स्वतंत्रता के लिए जब लड़ रहे थे तो यह निश्चय किया गया था कि देश के प्रत्येक घर में दीपक जलाएंगे और सुख समृद्धि का प्रकाश चारों ओर फैलेगा। यानी कि जब देश स्वतंत्र हुआ उससे पहले की बात है, जब हमारे जो राजनेता थे वो कह रहे थे कि प्रत्येक घर के लिए दीपक होगा, देश में सुख समृद्धि बढ़ेगी, शांति व्यवस्था बढ़ेगी। इस तरह वहाँ लोगों ने कहा देश में, किंतु देश के स्वतंत्र हो जाने पर, जब देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के बाद जो पहले जो आशा थी, पहले जिस प्रकार की आशा हमें दिखाई गई थी कि चारों ओर सुख समृद्धि फैलेगी, भाईचारा बढ़ेगा, ऐसी आशा हमें जो दिखाई गई थी देश के स्वतंत्र होने से पहले, वो बाद में कहीं स्वतंत्र होने के बाद दिखाई नहीं दी। स्वतंत्रता मिलने के बाद अपने सुख समृद्धि के जो सपने अपन ने देखे थे वे प्रजातंत्र यानी जनतंत्र, शासन तंत्र, प्रजातंत्र के कुशासन के कारण उनका एक भी सपना पूरा नहीं हुआ था। अपना क्या सपना था? अपना सपना था कि देश में सुख समृद्धि बढ़ेगी, चारों ओर भाईचारा फैलेगा, लेकिन यह सपना सपना ही रह गया। देश के स्वतंत्र होने के बाद, देश के स्वतंत्र होने के बाद जो अपन ने पहले स्वतंत्रता से पहले जो सपने देखे थे वे सपने प्रजातंत्र, राजतंत्र के कारण बिल्कुल भी पूरे नहीं हुए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। यहाँ पर कवि दुष्यंत कुमार क्या कहना चाहते हैं? दुष्यंत कुमार कहना चाहते हैं दरख्त, दरख्त का अर्थ होता है पेड़, पेड़ के साए में धूप लगती है, यानी पेड़ के नीचे, पेड़ छायादार पेड़ है, उसके नीचे बैठे रहने पर भी धूप लग रही है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। इसलिए यहाँ पर रहना आवश्यक नहीं है, मुनासिब नहीं है, यहाँ पर रहना आवश्यक नहीं है, इसलिए यहाँ से कहीं दूर चले जाएं और उम्र भर के लिए ही चले जाएं, वापस कभी मुड़कर ना आए। उसमें कवि कह रहे हैं यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कि जब देश स्वतंत्र होता है, स्वतंत्रता की बात है, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि दरख्तों के साए में यानी पेड़ के नीचे, छायादार पेड़ के नीचे बैठे हैं, फिर भी क्या है कि सूर्य किसी तपन हमें महसूस हो रही है, गर्मी हमें महसूस हो रही है, सूर्य किसी तपन महसूस हो रही है, धूप लग रही है, इसलिए इसके नीचे बैठे रहने का कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई औचित्य नहीं निकलता। इसलिए यहाँ से उठकर उम्र भर के लिए ही दूर हमें चले जाना चाहिए। कि कवि का यह आशय तात्पर्य है कि जो भारतीय शासन तंत्र है, भारतीय जनतंत्र है, उसके नेता तथा प्रशासक अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं। उनके शासन में जनता को सुख और शांति जो मिलने वाली थी, सुख और शांति से जो जीवन बिताने वाले थे, वह अवसर यहाँ पर बिल्कुल भी लोगों को नहीं मिल
रहा है। भारतीय शासन तंत्र के कारण लोगों को बिल्कुल भी सुख शांतिपूर्ण जीवन बिताने के अवसर नहीं मिल रहे हैं। इसलिए कवि निराश होकर यहाँ से कहीं दूर जाने की बात कह रहा है, यानी इस देश से कहीं दूर जाने की बात कह रहा है और उम्र भर के लिए ही पलायन की प्रवृत्ति प्रकट कर रहा है। कवि ये सोच रहा है कि यहाँ से पलायन कर कहीं दूर चले जाएं। ऐसे देश में जहाँ जनता का शोषण होता है, ऐसे देश में जहाँ जनता का शोषण होता है, उस देश में कवि रहना नहीं चाहता है। कि जिस देश में जनता का शोषण हो, पहले तो अलग प्रकार के सपने दिखाए जाएं और जब देश स्वतंत्र हो और उसके बाद में स्थिति अलग पैदा होती है तो उस देश के अंदर कवि क्या है, रहना नहीं चाह रहा है। न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये तो कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। अब कवि आगे क्या कह रहे हैं, न हो कमीज तो पांवों से पेट को ढक लेंगे, ये तो लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। मुनासिब का अर्थ है अनुकूल, मुनासिब का अर्थ है अनुकूल, सफर का अर्थ है यात्रा। सफर का क्या अर्थ है, यात्रा। अब इस गजल का क्या अर्थ है कि न हो कमीज तो पांवों से पेट को ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। कवि का ये मतलब है कि अगर पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, भारत के लोग इतने आशावादी हैं कि पहनने के लिए अगर कपड़े भी नहीं है तो वो प्रयत्न नहीं करते हैं कपड़ों के लिए। वो क्या है, पैरों से ही, पांवों से ही पेट को ढक लेंगे। यानी कि जब सोएंगे तो क्या है कि पाँव को मोड़ लेंगे, पेट के आगे कर लेंगे कि कपड़ा नहीं है तो क्या है, खुदा दे देगा, ईश्वर दे देगा, अपने पाँव से ही एक बार पेट को ढक लेते हैं। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। कवि कह रहे हैं कि भारत के लोग कितने अनुकूल हैं, कितने मुनासिब हैं, कितने अनुकूल हैं इस जीवन यात्रा के लिए, सफर के लिए। कौन से सफर के लिए, जीवन यात्रा के लिए, जीवन की जो यात्रा है उस सफर के लिए। कवि कह रहे हैं कि अगर कमीज नहीं है, कपड़े नहीं है पहनने को, तो भारत के जो लोग हैं इतने आशावादी हैं कि खुदा दे देगा अपने आप। कोई भी चेष्टा नहीं करते हैं, प्रयत्न नहीं करते हैं और सोते हैं तो पाँव को मोड़ लेते हैं और पाँव से ही अपना पेट ढक लेते हैं। और ये भारत के लोग कितने अनुकूल हैं इस सफर के लिए, इस यात्रा के लिए, इस जीवन यात्रा के लिए। इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य, इस गजल का यह तात्पर्य है कि हमारे देश के जो अधिकांश लोग हैं वे क्या है, भाग्यवादी हैं, आशावादी हैं। वे हमेशा संघर्ष से बचने का प्रयत्न करते रहते हैं। हमेशा कैसा प्रयत्न करते रहते हैं, संघर्ष से बचने का, हमेशा संघर्ष से बचने का प्रयत्न करते रहते हैं। उनके पास कपड़े नहीं है तो कोई बात नहीं, और कपड़े नहीं है या कम है तो कोई बात नहीं, उनकी पूर्ति करने के बजाय वह पैरों से ही अपने पैर को ढककर गुजारा कर लेंगे। ऐसे भाग्यवादी लोग कठिनाइयों से पूर्ण जीवन यात्रा कैसे पूरी कर पाएंगे। इसका आशय यह है कि अपने अधिकारों के लिए आवाज न उठाने वाले लोग। कवि कह रहे हैं कि भारत के लोग ऐसे हैं जो अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, और जो देश के शासक और प्रशासक हैं उनके लिए ऐसे ही लोग क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। क्यों अनुकूल होते हैं कि वो जिस तरह का काम करते रहते हैं, कोई बात नहीं, भारत के लोग कुछ नहीं बोलेंगे, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ऐसे आशावादी लोग भारत के हैं। और जो प्रशासक और प्रशासक हैं वो क्या है कि उनके चुप रहने के कारण उनका शोषण करते रहते हैं, और वो लोग गरीबी और शोषण सहन करते रहते हैं। भारत के लोग हैं जो गरीबी और शोषण सहन करते रहते हैं, और यहाँ के जो नेता हैं वो बेफिक्र होकर उन लोगों को लूटते हैं और अपनी दौलत के अंदर इजाफा करते चले जाते हैं। इनके कुशासन को, इन लोगों के कुशासन को, नेता और शासकों के कुशासन को कोई भी आदमी चुनौती नहीं देता है। कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि भारत के लोग इतने आशावादी हैं कि कुछ भी प्रयत्न नहीं करते हैं और अपने अधिकारों के लिए बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाते हैं।
अपने अधिकारों के लिए बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाते हैं। और इस देश के जो शासक और प्रशासक हैं वो क्या है, उनका शोषण, उनकी गरीबी और शोषण, उनका शोषण करते रहते हैं और बेफिक्र होकर अपनी दौलत में इजाफा करते चले जाते हैं। और उनकी जो भारत के लोग हैं उनके शासन को किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं देते हैं। इस गजल का ये आशय, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। अगले गजल में, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। इसमें दुष्यंत कुमार क्या कहना चाहते हैं? खुदा कहते हैं परमात्मा को, ईश्वर को। आदमी का ख्वाब किसे कहते हैं? ख्वाब कहते हैं सपने को। आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। हसीन कहते हैं सुंदर, नजारा का अर्थ होता है दृश्य, और नजर का अर्थ होता है देखना, दृष्टि। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। कवि कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, कोई बात नहीं। खुदा नहीं कि ईश्वर नहीं है, न सही, कोई बात नहीं। आदमी का ख्वाब सही, लेकिन आदमी का जो ख्वाब है, आदमी की जो कल्पना है कि आदमी ने ईश्वर नाम की जिस शक्ति की कल्पना कर रखी है वह तो उसके पास ही है कि खुदा नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन आदमी ने ईश्वर नाम की, खुदा नाम की जो कल्पना कर रखी है वह तो उसके पास है। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं कि इस कठिनाइयों से भरी जिंदगी को बिताने के लिए ईश्वर पर विश्वास करना आदमी के सुंदर भविष्य, आदमी को अपने सुंदर भविष्य की आशा दिखलाता रहता है। हसीन यानी सुंदर, नजारा यानी दृश्य, नजर यानी दृष्टि, कि आदमी को इस प्रकार ईश्वर पर विश्वास करना उसके सुंदर भविष्य की क्या करता रहता है? एक आशा दिखाता रहता है। इस प्रकार जो भारत के लोग हैं वो कैसे हैं? भाग्यवादी लोग हैं। ईश्वर पर विश्वास करने वाले, अपने भाग्य पे विश्वास करने वाले लोग हैं। और ऐसे लोग हैं वो क्या है कि यहाँ के जो शासक हैं उनके लिए वरदान साबित हो रहे हैं। कैसे लोग? ऐसे भाग्यवादी लोग यहाँ के शासकों के लिए क्या साबित हो रहे हैं? वरदान साबित हो रहे हैं। क्यों वरदान साबित हो रहे हैं? कि वो उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे और वो धन दौलत इकट्ठी कर रहे हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं कि आवाज में असर के लिए। वे मुतमईन यानी विश्वास के साथ, निश्चित। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। बेकरार यानी बेचैन, व्याकुल, आवाज में असर के लिए, असर यानी प्रभाव के लिए। अब कवि क्या कह रहा है? कवि कहना चाहता है कि भारत की जनता को विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। कवि कह रहा है कि भारत की जनता को विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। और इसी विश्वास के कारण वे भ्रष्ट या निकम्मे शासन के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते हैं। वे मान बैठे हैं कि व्यवस्था अपने अनुसार ही चला करती है और चंद लोगों के लिए नहीं बदला करती, चंद लोगों के लिए नहीं बदलती है। लेकिन कवि की बेचैनी क्या है? कवि की बेचैनी यह है कि लोगों को शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हुए वह देखना चाहता है। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। लेकिन कवि है दुष्यंत कुमार, उसकी क्या बेचैनी है? उसकी बेचैनी है कि वह लोगों को उस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हुए देखना
चाहता है। वह मानता है कि आवाज संगठित और दृढ़ होगी तो उसमें क्या होगा, असर होगा। कवि ये मान रहा है कि जब आवाज सुदृढ़ होगी तो उसमें क्या होगा, असर होगा और व्यवस्था में बदलाव अवश्य ही आएगा। जब चारों ओर से आवाजें उठेंगी तो हमारे शासक हैं, जो हमारे शासक हैं उन्हें सोचना पड़ेगा और उन्हें उस व्यवस्था के अंदर बदलाव करना पड़ेगा और उस व्यवस्था में बदलाव जरूर आएगा। शोषण उनको सहते रहने से नहीं, उसके विरुद्ध उठ खड़े होने से ही मिटेगा। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि जो शोषण है वो सहन करने से कभी नहीं मिटेगा, उसके विरुद्ध आवाज, उसके खिलाफ आवाज उठाने से ही वह शोषण मिटेगा। उसके खिलाफ आवाज उठाने से ही वह शोषण मिटेगा। और कवि उस शोषण के खिलाफ आवाज, जो वह शोषण है, जो लोग शोषण, जो प्रशासक लोगों का शोषण कर रहे हैं, उस शोषण के खिलाफ आवाज उठते हुए देखने को कवि क्या है, बेचैन है, बेकरार है कि उस शोषण के विरुद्ध आवाज उठे और उसी आवाज को पूरी ताकत के साथ उठाने में पूरा प्रयास करें। जो लोग हैं वो पूरा प्रयास करें उस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने को। जो हमारे शासक प्रशासक हैं, जो लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनके विरुद्ध पूरी की पूरी आवाज उठाने की चेष्टा करें। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ए एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तेरा निजाम, निजाम किसे कहते हैं, निजाम कहते हैं शासन, कि तेरा शासन है सिल दे जुबान, जुबान यानी आवाज, बोली, शायर की यानी कवि की। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। एहतियात यानी, एहतियात का अर्थ होता है सावधानी, जरूरी है यानी आवश्यक है इस बहर के लिए। बहर का अर्थ होता है कविता, शायरी। कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि तेरा शासन है, तेरा कवि किसे संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तेरा कवि संबोधित करते हुए कह रहे हैं इस शासन को, इस प्रशासन को, इस जो शासन प्रशासन को जो लोग चलाते हैं उन लोगों को कवि संबोधित करते हुए कह रहा है कि तेरा निजाम है, कि तेरा शासन है, कि अगर तुम्हारा बस चले तो तुम शायर की, जो कवि है उसकी जुबान को भी सील दो। लेकिन यह सावधानी जरूरी है, लेकिन यह सावधानी इस कविता के लिए, यह सावधानी जरूरी है। अब इसका क्या आशय है, इसका आशय है कि कवि कहता है कि इस देश को जगाने वाले जो कवि हैं, कि इस देश को जगाने वाले कवियों की कविता को से जो अयोग्य शासक है, जो शासक है अयोग्य शासक है, जनता का काम नहीं करते हैं, ऐसे शासक जिन्हें उनसे डर लगता है, किनसे, कवियों से डर लगता है, और जो शासक है घबराते हैं, ये कवियों पर क्या कर देते हैं, पाबंदी लगा देते हैं कि इस देश के जो शासक हैं, जो अयोग्य शासक है, वो कवियों से घबराते हैं और उनके ऊपर क्या लगा देते हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, उनकी जुबान पर ताला लगाना चाहते हैं कि वो किसी भी प्रकार से न बोलें, उनकी जुबान पर ताला लगाना चाहते हैं। अतः कवि को इस स्थिति के लिए सदैव क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि उनके ऊपर ऐसी विपत्ति कभी भी आ सकती है। जो शासक है वो कभी भी उनके खिलाफ पाबंदी लगा सकता है, उनकी आवाज को ताला लगा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कवि को क्या रहना चाहिए, सदैव सावधान और तत्पर रहना चाहिए। इसमें कवि का आशय यह है कि क्रांति का जो संदेश देते हैं, कवि क्या कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है कि क्रांति का संदेश कौन देता है, क्रांति का संदेश देता है कवि। जो क्रांति का संदेश देने वाले कवि हैं, उस कवि को शासन की दमनकारी प्रवृत्ति से क्या रहना चाहिए, जो शासक की जो नीति है, दमनकारी प्रवृत्ति है, उससे क्या रहना चाहिए, उससे हमेशा उसे सतर्क रहना चाहिए, हमेशा उसे सावधान रहना चाहिए और वे संगठित होकर निर्भीक यानी बिना किसी डर के भाव से शोषण का क्या करें, विरोध करें। और सच्चे कवि के लिए यह बहुत
जरूरी है। इस प्रकार की सावधानी एक कवि के लिए बहुत जरूरी है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहां पर गुलमोहर क्या है? गुलमोहर एक फलदार वृक्ष है, फलदार पेड़ है। गैर का अर्थ होता है पराया। यहां पर कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि अगर जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। इसमें कवि कह रहे हैं कि कवि कहता है कि हम अपने बगीचे में जिए और उस उगे हुए जो उस बगीचे में जो गुलमोहर लगा हुआ है उसके नीचे ही जिए। और यदि मरे, और जब हम मरे तो कहाँ मरे? गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कि हम अगर मरे तो कहीं दूसरे लोगों के लिए ही जाकर मरे, गैर की गलियों में ही मरे। किसके लिए? उस गुलमोहर के लिए ही। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि कवि का तात्पर्य है कि हम अपने देश की समृद्धि और विकास के लिए अपना जीवन लगा दें। कवि कहना चाहता है कि इस देश की समृद्धि के लिए और सुख शांति के लिए हम अपना जीवन व्यतीत करें, अपना जीवन खपा दें। और अपने देश की उन्नति के लिए यदि हमें मृत्यु को भी गले लगाना पड़े, मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़े, तो उसके पीछे हम न हटें। कि उस मृत्यु से हम न डरे, कभी उससे पीछे न हटें कि हम यहां पर मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जिए तो अपने देश के लिए और मरे तो अपने देश के लिए। मरे तो अपने देश के लिए। अगर मृत्यु को, अपने देश की उन्नति के लिए अगर मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़े तो हम उससे पीछे न हटें। हमारा यह कर्तव्य है कि हम देश और स्वदेश वासियों के हित के लिए ही जीवित रहे और उनके लिए ही अपना जीवन लगाएं। और अगर मरे तो हमारे देशवासियों के लिए, और जिए तो भी देशवासियों के लिए ही जिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर 1। आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, उसका क्या आशय है? कि एक खास तरह के फूलदार वृक्ष है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझाकर लिखें। जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है उसमें कवि इसमें लिखा हुआ है कि जो आखिरी शेर है गुलमोहर, वह एक फलदार वृक्ष के लिए या उसमें कोई एक सांकेतिक अर्थ भी निकल रहा है? तो उस अर्थ को समझाकर लिखें। गुलमोहर क्या होता है? गुलमोहर एक फूलदार वृक्ष होता है, फूलदार पेड़ होता है गुलमोहर। और यहाँ पर गुलमोहर स्वदेश की समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक स्वरूप है, हमारे देश की समृद्धि और स्वतंत्रता का प्रतीक है। कवि कहना चाहता है कि हम स्वदेश में हों तो अपने देश की समृद्धि के लिए ही प्रयत्नशील रहकर जीवन बिताएं, और यदि हम विदेश में रहें तो अपने देश को समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए ही प्रयत्न करें, उसके लिए ही बलिदान दें। पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में और दूसरी बार एकवचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका महत्व समझाइए। पहले शेर में जो चिराग शब्द है उसका 2 बार प्रयोग किया गया है। पहली पंक्ति में चिरागा बहुवचन है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक घर के अंदर रोशनी होनी चाहिए, कि प्रत्येक घर के अंदर रोशनी के लिए जलाए जाने वाले अनेक दीपक। और दूसरी पंक्ति में जो चिराग शब्द है वह एक वचन। और यहाँ इसका तात्पर्य थोड़ी सी रोशनी देने वाला एक चिराग। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यह प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो अपन के गजल लेकर गए दुष्यंत कुमार को दुख इस बात का है कि लोगों ने आजादी से पहले आजाद भारत के प्रत्येक नागरिक को सुख संपन्नता के जो सपने देखे थे, आजाद भारत के लोगों ने जो सुख संपन्नता के जो सपने देखे थे, परंतु नेताओं की स्वार्थपरता, धर्म, जाति और भेदभावपूर्ण राजनीति तथा भ्रष्टाचार
के कारण प्रशासन, भ्रष्टाचारपूर्ण प्रशासन के कारण संपूर्ण देश गरीबी और शोषण की पीड़ा आज भी झेल रहे। वहां पर चिराग और चिरागा इसी के प्रतीक हैं। गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़े। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है। तीसरा शेर, गजल का तीसरा शेर है, न हो कमीज, न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। तो इसमें कवि का इशारा उन लोगों की ओर है जो भाग्यवादी लोग हैं, जो काम नहीं करते हैं भारतीयों की, और जो भाग्यवादी और काम नहीं करने वाले भारतीय हैं उनकी ओर संकेत किए हैं, जो अपनी गरीबी और अपना भाग्य तथा ईश्वर की मर्जी मानकर चुपचाप सहन करते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए संतोष एक सद्गुण होता है, परंतु कवि कहना चाहता है कि गरीबी ईश्वर की मर्जी से नहीं है, मर्जी से नहीं आती। अपनी अकर्मण्यता तथा दोषपूर्ण एवं शोषण पर आधारित अर्थव्यवस्था इसका कारण होते हैं। इन भाग्यवादी लोगों के कारण ही देश में विकास और समृद्धि की धारा प्रवाहित हो रही है। इन भाग्यवादी लोगों के कारण ही देश विकास और समृद्धि की धारा प्रवाहित हो रही है। क्वेश्चन 4, तेरा निजाम है सिल्द जुबान शहर के, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। ये मैंने आपको बता दिया, इसका आज से आपको लिखना है। ओके, थैंक यू। अपना साये में धूप चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे की क्लास में पढ़ेंगे दूसरा। आपको जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर जरूर करने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।